गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स में आज हम एंथैल्पी की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो थर्मोडायनामिक्स में हम हीट का जनरली इफेक्ट देखते हैं रिएक्शंस पर या सिस्टम पर। ठीक है, हीट की हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो देखो, अगर आप हीट को लेकर चलते हो, ठीक है, तो एंथैल्पी जो है वो भी थर्मोडायनामिक में सिस्टम का एक हीट कंटेंट ही है। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप किसी सिस्टम का, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी एट अ कांस्टेंट प्रेशर मेजर करते हो तो आप एंथैल्पी कहते हो उस हीट को या उस एनर्जी को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर जनरल वे में कहो तो एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट ही है, सिस्टम का हीट कंटेंट। जिसमें क्या आता है, सिस्टम का हीट कंटेंट क्या था, उसका इंटरनल एनर्जी भी एक तरह से सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की हीट थी। ठीक है, उसी में से हम एंथैल्पी को भी फाइंड आउट करेंगे कि एंथैल्पी एक्चुअल में सिस्टम में कैसे फाइंड आउट करते हो, किस तरह से आप हीट कंटेंट को सिस्टम में एंथैल्पी की फॉर्म में देखते हो। तो सबसे पहले तो हम एंथैल्पी स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप सिस्टम पर कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हो तो उस सिस्टम का जो हीट कंटेंट है उसे आप क्या नाम दोगे, एंथैल्पी नाम देते हो। ये चीज़ हमारी क्लियर होती है। अब एक्चुअल में मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एंथैल्पी को, तो देखो एंथैल्पी इज द सम ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन दे रहे हैं एंथैल्पी की कि एंथैल्पी किसका समेशन है, एंथैल्पी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, सिस्टम का जो भी प्रेशर, जो वॉल्यूम है, उसका प्रोडक्ट प्लस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिलकर आपको हीट, कौन सा हीट कंटेंट देते हैं, एंथैल्पी देते हैं। तो आप मैथमेटिकली फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। एच यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी को। ठीक है, यू आप जानते हो इंटरनल एनर्जी, और ये हमारे प्रेशर और वॉल्यूम है, ये भी हमें क्लियर है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो डेफिनेशन भी हमारी क्लियर होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब आप एंथैल्पी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप उसमें देखते हो। सबसे पहले तो देखो, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह आपने स्टार्टिंग में देखा था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखी थी, एग्जाम में एक्चुअल पूछी जाती है कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं। जो भी आप सिस्टम ले रहे हो, सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसके मास पर डिपेंड करती हैं। तो एंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, फिर आगे चलो, एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। आपने ये भी देखा था, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ प्रॉपर्टीज तो पाथ फंक्शन थी जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, कुछ स्टेट फंक्शन थी जो कि स्टेट पर डिपेंड करती थी सिस्टम के। तो एंथैल्पी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ओके, कैसे, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो भी सिस्टम जहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा प्रोसीड करने के बाद सिस्टम जहाँ पहुँचा अपने फाइनल स्टेट पर, उन स्टेट के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमने यहाँ देखा, हमने स्टार्ट किया था अपना हीट कंटेंट को मेजर करना यहाँ से, या मान लो हमारे सिस्टम ने यहाँ से वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, वर्क करके सिस्टम फिर से हमारा कहाँ पहुँच गया, इसी पोजीशन पर आ गया। फिर से समझ में आ रही है चीज़। तो आपने सिस्टम जब स्टार्ट किया था रिएक्शन करना, आपने उसको इस स्टेट पर देखा था, सिस्टम रिएक्शन करके आ गया, तब भी वो आपको इसी स्टेट पर मिला। ओके, तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ अगर आपको स्टेट, इसकी एंथैल्पी मेजर करनी है, ध्यान से सुनो, आपको सिस्टम की एंथैल्पी मेजर करनी है। इसने रिएक्शन की, इनिशियल में भी यही था, फाइनल रिएक्शन करके आ गया, तब भी आपको सिस्टम यहीं पर मिला। तो आप क्या कहोगे कि जैसे कि आपको मालूम है कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इट मीन्स आप कहोगे कि इसकी तो स्टेट ही चेंज नहीं हुई। एंथैल्पी आप मेजर कर रहे हो तो वो तो स्टेट पर डिपेंड करती है, इसकी स्टेट ही चेंज नहीं हुई, तो आप कहोगे कि इसकी एंथैल्पी क्या हो गई, जीरो कहोगे आप। समझ में आ रही है चीज़। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, द एंथैल्पी विल बी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है, स्टेट पर डिपेंड करती है। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट चेंज ही नहीं होगी, प्रोसेस साइक्लिक है, साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल पर आ गया। अगर यही एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती, स्टेट फंक्शन ना होकर पाथ फंक्शन होती, पाथ पर डिपेंड करती, तो हम देखते कि नहीं, इसने ये पूरा पाथ कवर किया है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो इसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगा। समझ में आ रही है चीज़। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है आपका, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो। जो भी स्टेट फंक्शंस है ना आपके, अगर साइक्लिक प्रोसेस में मेजर करें उनका वैल्यू जीरो आता है। ये चीज़ ध्यान में रखो। अब चलते हैं आगे। वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एक्चुअल एंथैल्पी आप
डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे देखो इसी सिस्टम की बात करें, आपसे कहा जाए इस पॉइंट पर इसकी एंथैल्पी डिटरमाइन करो, तो देखो इस पॉइंट पर तो एंथैल्पी डिटरमाइन नहीं हो सकती है एक्चुअल इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पर, इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। एक्चुअल इस पोजीशन पर नहीं डिटरमाइन कर सकते। आप क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकाल कर बता सकते हो कि इनिशियल में इतनी एंथैल्पी थी, फाइनल में इतनी है, क्योंकि वो इसी पर तो डिपेंड कर रही है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर ही तो डिपेंड कर रही है। समझ में आई ये चीज़? ये यहाँ पर है, इनिशियल में कहा था, आप वही देखकर फिर इसकी एंथैल्पी बता सकते हो। तो आप एक्चुअल एंथैल्पी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वी कैन ओनली डिटरमाइन द चेंज इन एंथैल्पी एज, जिसे हम डिनोट करते हैं एज डेल एच। समझ में आ गया? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करोगे। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये चीज़ हमें पता है। अगर आप लिखते हो एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हो, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब आप एच को इस तरह लिख सकते हो क्योंकि हम फाइनल और इनिशियल स्टेट के बीच का एंथैल्पी यानी उनका डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्चुअल एच डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम अपना फॉर्मूला चेंज करेंगे, एच एफ माइनस एच आई। तो आप इसको डेल्टा एच की फॉर्म में भी तो लिख सकते हो ना। डेल्टा एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करोगे तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू द डेल्टा यू प्लस डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू वी। ये चीज़ समझ में आई? अब एक चीज़ ध्यान में रखो, इंटरनल एनर्जी जो है वो तो फिक्स रहेगी किसी भी सिस्टम की, बट क्या चेंज कर सकते हो आप जब उस पर वर्क कर रहे हो, तो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। तो यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या है हमारे इस फॉर्मूला में, वेरिएबल्स है। ओके, तो उनको भी वेरी करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला और हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो यही देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। ओके, तो देखो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपनी इक्वेशन को, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू द डेल्टा यू प्लस, मान लो फाइनल स्टेट में आपका P2 V2 था, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, माइनस इनिशियल आपका P1 V1 था। चेंज हो रहा है ना, ये इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले P2 V2 था इसका प्रेशर और वॉल्यूम, फिर आपने P1 V1 था सॉरी, फिर आपने चेंज किया P2 V2 हो गया, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़? तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, अब देखो इस तरह से लिखो या डेल्टा पीवी प्रोडक्ट करके लिखो। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो, मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो कि आपकी रिएक्शन का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। समझ में आई ये चीज़? तो आपका एंथैल्पी का रिएक्शन कैसे मॉडिफाई होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू द डेल्टा यू। क्या कांस्टेंट है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, और पी डेल्टा वी, इस तरह से आप लिख सकते हो। वॉल्यूम चेंज होगा आपकी बार, प्रेशर अगर कांस्टेंट है। ये चीज़ समझ में आई? या फिर 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरी करेगा, तब आप अपनी एंथैल्पी इक्वेशन कैसे लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू द डेल्टा यू प्लस, अब की बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर डेल्टा पी शो करना है आपको। बताओ ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? ओके, तो इस तरह से आप अपना इक्वेशन मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द आपके जो भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। उसमें आपको बोल दिया कि एंथैल्पी कैलकुलेट करो, प्रेशर इसका कांस्टेंट था तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, एंथैल्पी कैलकुलेट करो, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है तो आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे। ये चीज़ क्लियर हुई? और अगर कुछ भी नहीं देता है तो आपका ये तो चल ही रहा है, ये वाला फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला है। ओके, तो इस तरह हम एंथैल्पी के एक्चुअल कंसेप्ट क्या है एंथैल्पी के लिए वो चीज़ हम समझते हैं। हमने देखा कि एंथैल्पी क्या है, एक हीट कंटेंट है सिस्टम का, कैसे कैलकुलेट करते हो वो चीज़ हमने देखा। मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो चीज़ हमने देखी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, 2 या 3 न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, जिससे हमारा एंथैल्पी एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो चीज़ हमारी क्लियर होगी। तब तक आप इसे नोट डाउन करो।
दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नॉन आइडियल गैस के लिए और एक आइडियल गैस के लिए, एंथैल्पी दोनों में फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। एक नॉन आइडियल गैस के बारे में कह रहे हैं, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गई। स्टेट 1 में देखो उसके पास क्या था, 2 atm प्रेशर था, 3 लीटर उसका वॉल्यूम था, 95 केल्विन उसका टेम्परेचर था। फिर स्टेट 2 में गई तो 4 atm उसका प्रेशर हो गया, 5 लीटर वॉल्यूम हो गया और 245 केल्विन उसका टेम्परेचर हो गया। आपको फाइंड आउट करना है उसका डेल्टा एच, जिसके लिए आपको डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू भी दिया है 30 atm लीटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन चेंज लग रही है ना आपको, तो आप लिख सकते हो P2V2 माइनस P1V1 डेल्टा PV की जगह पर, ओके। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू द डेल्टा यू प्लस डेल्टा P इंटू V। तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको। डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है आपको, इंटरनल एनर्जी 30 है, P2V2 स्टेट 2 में जो भी इसका प्रेशर है और जो इसका वॉल्यूम है P2V2 5 4 20, स्टेट 1 P1V1 ओके 3 2 6। समझ में आई ये चीज़। तो टोटल उसकी एंथैल्पी क्या हो गई 44 atm लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम, इस तरह से हमने देखा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं आइडियल गैस के लिए। इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत से कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखना, आइसोथर्मली काफ़ी इफेक्ट करेगा ये टर्म यहाँ इस क्वेश्चन में। एक आइडियल गैस के लिए कह रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। एक्सपेंड की 1 लीटर से 10 लीटर पर चली गई, गैस आइडियल है, ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट था इतने ही टेम्परेचर पर। तो आप इसके लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करो। अब एक चीज़ ध्यान में रख लो आप कि डेल्टा एच का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डेल्टा एच का फॉर्मूला यानी एंथैल्पी ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम, ओके। पी और वी यानी कि वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो P2V2 माइनस P1V1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स कि अब ये किसको अफेक्ट करेगा, तो एक चीज़ ध्यान में रखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर भी वेरी हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के काम करो, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओ प्रेशर कम ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है ये चीज़। तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से अफेक्टेड होती है, इसके टेम्परेचर की वजह से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद रखना, नोट डाउन कर लो इसको। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जब तक आप टेम्परेचर नहीं दोगे, सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा आइडियल गैस। क्यों आइडियल है, इसीलिए तो, क्यों वो प्रेशर और वॉल्यूम तो वेरी कर ही रहा है उसका, तो उस पर नहीं डिपेंड कर रहा, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जब तक आप टेम्परेचर नहीं दोगे आइडियल गैस को, उसका हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ वो एक्सचेंज नहीं करेगा। क्लियर ये चीज़। तो एक चीज़ समझ में आती है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में आया ना, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर नहीं दिया, डेल्टा यू इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। अब यहाँ आ जाओ आप, आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV आइडियल गैस है तो आप इक्वेशन लगाओगे, आइडियल गैस का PV इज इक्वल टू द nRT। T कांस्टेंट हो गया, इट मीन्स T कांस्टेंट होते ही पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी PV का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। समझ में आई ये चीज़। PV कांस्टेंट यानी P2V2 माइनस P1V1 आपने किया, इट मीन्स कि ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़, यानी P1V1 P2V2 के इक्वल आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब यही है, इक्वल आ गया, तो ये इक्वल में से इक्वल आपने माइनस किया, इट मीन्स 0। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी भी 0 और P1V1 का वैल्यू, P2V2 माइनस P1V1 का वैल्यू भी 0 आ गया। सिर्फ एक टर्म ने इफेक्ट किया पूरे क्वेश्चन को, आइसोथर्मली, क्योंकि गैस ने एक्सपेंड किया, सब कुछ किया, फिर भी एंथैल्पी इसकी 0 आई, क्योंकि आइडियल गैस किस पर आप प्रोसेस कर रहे थे, आइसोथर्मली प्रोसेस कर रहे थे। तो आइसोथर्मल होते ही सारा काम इसका 0 हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी सारे टर्म्स आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। तो ये एंथैल्पी के 2 क्वेश्चंस थे। अब आगे चलते हैं, एंथैल्पी को हम वर्क से रिलेट करेंगे। स्टूडेंट, जब हमने स्टार्टिंग किया था एंथैल्पी, तो हमने देखा था कि एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर किए जाने वाली हीट या
कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी है, जो हीट है सिस्टम की, वही एंथैल्पी कहलाती है। कैसे कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट को एंथैल्पी नाम दे सकते हो, वो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, कि जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ना ही नई एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, और आप इसकी मॉडिफिकेशन भी देख कर आए हो, किस तरह से आप साइन कन्वेंशन के थ्रू माइनस प्लस क्यू किस तरह से कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी की जाती है, डेल्टा यू ओके इज इक्वल टू द क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओके। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर की बात करो। कांस्टेंट प्रेशर पर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा यू रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है उसको आपने क्यू पी से रिप्रेजेंट किया ओके। और उसके अलावा जो आपका वर्क है आप उसको पी वी से भी तो डिनोट करते हो, देख कर आए हो ना आप वर्क को। वर्क क्या होता है आपका, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर था उसको बाहर निकाला और डेल्टा वी आपने यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इस तरह से ओके। अब आप इसको थोड़ा सा आपने क्रॉस किया, आपको क्यूपी का वैल्यू चाहिए था, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर आपको हीट देखना था, उसको आपको एंथैल्पी में कन्वर्ट करना है, एंथैल्पी बनाना है उसे आपको। तो आप उस क्यूपी को बाहर लेकर आए, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू द पी डेल्टा वी। अब आप ध्यान दो, अभी जब आप एंथैल्पी पर कर आए हो तो एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू द डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, यही होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह आप डेल्टा एच भी लिख सकते हो। तो आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर आपका इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू द क्यू पी ओके। सो वी कैन से दैट एंथैल्पी इज द हीट अब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रूफ हो गई ना ये चीज़, यही तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम ने जो भी सिस्टम की हीट कंटेंट है, जो भी हीट उसके पास है, उसे आप एंथैल्पी नाम देते हो। कैसे नाम देते हो वो हमने फर्स्ट लॉ से यहाँ प्रूफ कर दिया, इस चीज़ को क्लियर होती है चीज़। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, एंथैल्पी फॉर गैसियस रिएक्शन। कोई भी गैसियस रिएक्शन आपके पास हो रही है तो उसके लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करोगे। सबसे पहले आपने अपना एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो गैस है तो आपको गैसियस लॉ फॉलो करना पड़ेगा, पी वी इज इक्वल टू द एनआरटी। तो पी वी की जगह आप एनआरटी भी लिख सकते हो। एक्चुअल में बात ही हम गैस की कर रहे हैं, ठीक है, हमने एनआरटी लिख दिया यहाँ पर ओके। फिर जो एक्चुअल इक्वेशन हमारे पास एंथैल्पी की निकल कर आई वो इस तरह से थी, डेल्टा एन जी आर टी। एन जी क्या है, गैसियस, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट है उस रिएक्शन में उनके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन जी ओके। तो डेल्टा एन जी क्या है, इसका वैल्यू हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, एन पी माइनस एन आर, यानी कि प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। समझ में आ रहा है आपको कोई गैसियस रिएक्शन दे दे, उसकी एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी दे दी मान लो आपको, तो आप यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। डेल्टा एन जी एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्ट के जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये ध्यान में रखना। गैसियस प्रोडक्ट के मोल में से आप माइनस कर दो नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उनको माइनस कर दो तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर होती है ये चीज़। तो इस तरह से हमने एक मॉडिफिकेशन और देखा एंथैल्पी इक्वेशन का फॉर अ गैसियस रिएक्शन पर्टिकुलर। डेल्टा एच डेल्टा यू अपनी जगह है, ठीक है। आपने पीवी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि गैस के लिए पूछ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेते हैं, फिर हमारा ये डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो आप। सो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की, जिससे एंथैल्पी जो हमने गैसियस रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी का वैल्यू देखा था वो बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। मानो कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई है जिनके लिए आपसे एंथैल्पी का वैल्यू फाइंड आउट करवाता है ओके। उन रिएक्शन में आपको देखना होता है कि कौन से गैसियस प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप उनका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, फिर एंथैल्पी का वैल्यू आप बताते हो कि वो इंटरनल एनर्जी से हायर होगा या लोअर होगा। यहाँ देखो रिएक्शन है N2 + 3H2, दोनों गैसियस है रिएक्टेंट, उन्होंने अमोनिया दिया वो भी गैसियस है। फाइंड द एंथैल्पी, एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए देता है आपको। सबसे पहले एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखा आपने गैसियस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ओके। अब यहाँ Ng का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ओके। प्रोडक्ट में देखो गैस अमोनिया है 2 मोल है ओके। रिएक्टेंट देखो 3 and 1 4 थे, तो डेल एन जी का वैल्यू क्या आया, -2 आया, यानी टोटल मोल -2 में आ गए इसके ओके। अब आप चलो आपकी इक्वेशन की तरफ, डेल्टा एच इक्वल्स टू द डेल्टा यू, एन जी का वैल्यू क्या आया -2,
और RT आपने एज इट इज़ लिखा। ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या इंडिकेट कर रहा है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन बता रहा है कि जब आपको डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी की वैल्यू, तो आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में से कुछ वैल्यू माइनस करनी होगी, तब आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन यही शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी वैल्यू हायर होगी, डेल्टा एच की या इंटरनल एनर्जी की? ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी की। उस इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू में से तो आप कुछ माइनस कर रहे हो, तभी तो आपको एंथैल्पी मिल रही है। तो इस रिएक्शन के लिए आप कहोगे डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू ग्रेटर देन एंथैल्पी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको इक्वेशन लिखी हुई दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि फाइंड आउट करो कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या ग्रेटर देन डेल्टा यू है, या फिर पूछ सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच इज लेसर देन डेल्टा यू है। इस तरह से पूछ सकते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। सिर्फ इतना आपको बताना था यहाँ पर। फिर उसके बाद एक और ले लेते हैं हम। एक रिएक्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है, इंडिकेट किया है उन्होंने। वो डिकम्पोज होता है, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है जो कि सॉलिड है, साथ में एक गैस देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए भी एंथैल्पी। तो सबसे पहले गैस आ ही गया उसमें, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करोगे वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा Ng 1 - 0। सिर्फ आपको गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स ही देखने हैं। यहाँ पर जो सॉलिड है उनको आप नेग्लेक्ट करोगे। तो यहाँ 1 मोल प्रोडक्ट का गैस का था, रिएक्टेंट में कोई गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, दैट्स वाई 1 - 0। तो हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आती है। अब इसे हम एंथैल्पी वाले इक्वेशन में लिखते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू द डेल्टा U प्लस 1। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आई ना, nRT। ओके, RT। अब देखो डेल्टा H क्या नज़र आ रहा है इस इक्वेशन से? ये इक्वेशन कह रही है कि अगर आपको डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू में कुछ वैल्यू और ऐड करनी होगी। समझ में आ रही है ये चीज़? तो हम कह सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एंथैल्पी से। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट में जो भी मोल्स हैं और रिएक्टेंट में जो भी मोल्स हैं उनका नंबर इक्वल हो, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। डेल्टा Ng 0 आता है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है? पूरा 0 हो जाता है। तो उस केस में एंथैल्पी और आपकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू इक्वल आ जाता है। तो तब वहाँ आप क्या कहते हो? डेल्टा H इक्वल्स टू द डेल्टा U। ओके, तो ये तो था हमारा एंथैल्पी। पूरा कंसेप्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। एंथैल्पी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे, ठीक है। और इसके बाद बहुत कुछ है अभी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है, अभी हमें और लॉज पढ़ने हैं। सेकंड लॉ हमें देखना है जो कि एंथैल्पी से ही चलता है। ओके, आई होप आपका एंथैल्पी वाला कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कंटिन्यू योर स्टडीज।